दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं सुनील चौरसिया और नई क्लास के साथ, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा दिख रहे थे, पिछली क्लास में हमने शैशवावस्था के बारे में पढ़ा है ना, और उससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन और वृद्धि और विकास से संबंधित क्वेश्चन देखे। तो दोस्तों क्वेश्चन जिस प्रकार से आपने वृद्धि और विकास में देखे होंगे, क्वेश्चन आपको अवस्थाओं से रिलेटेड भी मिलेंगे, लेकिन थोड़ा रुक के। अब जैसे एक अवस्था में हैं, अब शैशवावस्था को पढ़ाएं, फिर इसके बाद हमको क्वेश्चन करवाएं, तो तुरंत वो देखिए रिवाइज का मौका कब होता है, जब हम देखते हैं कि थोड़ी हमको ये लगने लगे कि थोड़ी हमने पचा लिया, जब हमें लगता है कि हमसे आखिर बनता क्या है। तो कोशिश करेंगे जब तीनों अवस्थाओं को पढ़ लेंगे, इसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन आपके समक्ष करवाऊंगा, प्रस्तुत करूंगा, जिससे आपका सिलेबस भी टाइम पे होगा और आपको क्वेश्चन भी मिलते जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा होगा पिछले चैप्टर को, और जो लोग अभी नए जुड़ रहे हैं तो उनसे कोशिश यही है कि वो हमारे पुराने वीडियो को देखें, पिछली वीडियो को देखें, पिछली क्लासों को देखें, तो और बेहतर समझ आएगा। और चैनल से जुड़े रहें, है ना, ताकि उनको समय समय पर हम देखते हैं नई नई क्लासों का और नए नए वीडियो के माध्यम से ज्ञान उपार्जन होता रहे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपका सिलेबस जो होगा पूरा कंप्लीट होगा और समय के साथ होगा। बस ये देखना है कि समय के साथ हमें कोर्स की टेंशन नहीं लेना है, ये देखना है कि हम समझ कितना पा रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है आपके समझ स्तर को बढ़ाने की, और समझ के साथ साथ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों फिर आपका स्वागत है। शैशवावस्था चल रही थी और इसी में हम आगे बढ़ते हैं शैशवावस्था में, ठीक है। तो शैशवावस्था में हमने पढ़ लिया था कि जब भी यदि आता है पहला क्वेश्चन, शैशवावस्था की बात करते हैं, तो इसकी अवधि कितनी होती है। तो हम देखते हैं 0 से 5 या 6 वर्ष, है ना, 0 से 5 या 6 वर्ष। 0 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जन्म। एक ही बात है। अब किसी भी अवस्था के जो पहले के वर्ष होते हैं वो प्रारंभिक वर्ष कहलाते हैं, और जो बाद के वर्ष होते हैं वो उत्तर के वर्ष कहलाते हैं। और किसी भी अवस्था की जो उत्तरावस्था होती है, तो आने वाली अवस्था के पूर्व के वर्ष होते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि उत्तरावस्था होगी, और जो आने वाली अवस्था उसके बाद वो पूर्व के वर्ष कहला जाएंगे। तो उसको जैसे हमने पढ़ा था 0 से 3 या जो 2 की बात करते हैं तो प्रारंभिक शैशवावस्था, और 3 से 5 या 6 की बात करते हैं तो उत्तर शैशवावस्था। अब उत्तर शैशवावस्था यानी शैशवावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है, तो बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था के पूर्व के वर्ष कहला जाएंगे, जो शैशवावस्था के अंत के वर्ष होते हैं, तो उसी को उत्तर शैशवावस्था बोलेंगे, उसी को पूर्व बाल्यावस्था। तो ये बस हमने यदि ये फैक्ट को हमने देख लिया तो हमें कभी भी रटना नहीं पड़ेगा कि जो किसी अवस्था के अंतिम के वर्ष होते हैं, बाद के वर्ष होते हैं, वो आने वाली अवस्था के पूर्व के वर्ष होते हैं। तो कल हमने शैशवावस्था के बारे में थोड़ा पढ़ा हुआ था, शैशवावस्था की बात करते हैं वर्ष के बारे में पढ़ा हुआ था, और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी किए थे, और भी हमने बेसिक पढ़ा हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन जैसे रुदन के बारे में पढ़ा था, क्रंदन के बारे में पढ़ा था, है ना। बालक है तो हम देखते हैं हार्ट बीट कितनी होती है, नवजात शिशु का भार कितना होता है, रंग कैसा होता है, ये सब हमने क्वेश्चन पढ़े हुए थे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं। अब हम नजर डालते हैं विशेषताओं के रूप में। ठीक है, इस वीडियो में हम, इस क्लास में हम देखते हैं विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। जब भी यदि आ जाए कि बालक का निर्माण काल है तो शैशवावस्था। शैशवावस्था मानव विकास की या बाल विकास की कौन सी अवस्था है, दूसरी। जन्म के बाद या जन्म के उपरांत तो पहली। अब विशेषताओं की बात करते हैं। जब भी विशेषताओं की बात होगी तो पहली विशेषता हम पढ़ेंगे शारीरिक विकास में तीव्रता। ठीक है, शारीरिक विकास में तीव्रता। तो देखिए पहली विशेषता हम पढ़ते हैं शारीरिक विकास में तीव्रता। तो शैशवावस्था में जो होती है शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, यानी बालक का लंबाई, भार इत्यादि में तीव्रता के साथ वृद्धि होती है। और यदि हमने पढ़ा भी हुआ है, यदि क्वेश्चन आ जाता है कि बालक का निर्माण काल किसे कहा जाता है, तो शैशवावस्था को। और हम देखते हैं शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है बहुत तीव्र गति से होता है। अब शारीरिक विकास की बात करें तो लंबाई, भार, ये सब क्या हो जाएगा, शारीरिक विकास। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं दूसरी विशेषता के रूप में, तो मानसिक विकास में तीव्रता। ठीक है, मानसिक विकास में तीव्रता। अब मानसिक विकास की बात करते हैं तो जो शिशु होता है, बालक होता है,
तो हम देखते हैं कि बालक की मानसिक क्षमता में भी वृद्धि होती जाती है। जैसे हम देखते हैं बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, शैशवावस्था की बात करते हैं, तो हम देखते हैं उसमें मानसिक विकास में तीव्रता यानी प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं। एक ही विषय वस्तु को किसी को यदि बालक देख लेता है तो हम देखते हैं कि दूसरी बार उस विषय वस्तु को हम देखते हैं वो उसके मस्तिष्क मंडल में समाहित हो जाती है, और हम देखते हैं यानी प्रत्यक्षीकरण की योग्यता उसमें आ जाती है। जैसे जैसे उत्तर की ओर जाता है, उत्तर शैशवावस्था की ओर जाता है, तो इसमें हम देखते हैं बालक में चिंतन शक्ति का विकास होने लगता है। यानी जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती हैं, चाहे हम देखते हैं तर्क की बात करें, चिंतन की बात करें, संवेदना की बात करें, हम देखते हैं इन सभी का विकास तीव्र गति से होने लगता है। और मनोवैज्ञानिक कहते भी हैं कि शैशवावस्था में बालक इतना सीख जाता है, यानी शैशवावस्था की 6 वर्ष की बात करते हैं तो बालक इतना सीख जाता है जो बाद की 2 अवस्थाओं में नहीं सीख पाता, यानी बाल्यावस्था और किशोर अवस्था में, यानी बाद के 12 वर्षों में नहीं सीख पाता है जितना उससे 6 वर्षों में सीख लेता है। तो चाहे शारीरिक विकास की बात करें, जब भी शारीरिक विकास की बात होगी तो हम देखते हैं लंबाई भार में वृद्धि से है, और मानसिक विकास की बात होगी तो मानसिक क्रियाएं जैसे सोचने, समझने, तर्क करने, ध्यान, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, इनमें भी पर्याप्त वृद्धि होने लगती है। ठीक है, अब अगली आती है सीखने की क्रिया में तीव्रता, यानी सीखने में तीव्रता। तो शैशवावस्था में हम देखते हैं सीखने की क्रिया क्या होती है, तीव्र होती है। जैसे कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं, पॉइंट पर हमने फोकस किया था कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि शैशवावस्था के प्रथम से 6 वर्षों में बालक इतना सीख लेता है कि बाद के 12 वर्षों में नहीं सीख पाता, यानी सीखने में भी क्या होती है, तीव्रता। अब एक मुख्य पॉइंट है जो आपका परीक्षा में पूछा जाता है, कल्पना की प्रवृत्ति। ठीक है, कल्पना की प्रवृत्ति। तो आ जाता है कभी कभी कि शैशवावस्था में शिशु क्या होता है, कल्पनात्मक होता है, यह वास्तविकता से रूबरू होता है। तो शैशवावस्था में जो बालक होता है पूर्णतः हम देखते हैं कल्पना पर आधारित होता है, यानी वो जिस संसार में बात करते हैं बालक की, तो 0 से जो 3 वर्ष का बालक होता है तो उसका जो दायरा होता है वो सीमित होता है, यानी घर परिवार जहाँ पे वो रहता है तो उसको अपना संसार मान लेता है। अर्थात शिशुअवस्था में बालक क्या होता है, कल्पनात्मक होता है, उसको वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है, केवल और केवल कल्पनात्मक। तो कल्पना की प्रवृत्ति होती है। तो जब भी यदि आ जाए कि शैशवावस्था में यह कल्पना की प्रवृत्ति किस अवस्था से संबंधित विशेषता है, तो क्या हो जाएगा, शैशवावस्था हो जाएगा, है ना। अगली बात करते हैं अनुकरण की प्रवृत्ति। अनुकरण की प्रवृत्ति आ जाए या दोहराने की प्रवृत्ति, एक ही चीज है दोस्तों, चाहे अनुकरण की प्रवृत्ति आ जाए या दोहराने की प्रवृत्ति। तो जो बालक होता है, बालक क्या होता है, एक ही विषय वस्तु को कई बार बोलता है, करता है, यानी बालक में शब्दों और गतियों को दोहराने की वृत्ति पाई जाती है। उसी को बोलते हैं अनुकरण। अनुकरण करके सीखना, दूसरों को देखकर सीखना या दूसरों को देखकर करते हुए सीखना। तो अनुकरण आ जाए, अनुकरण की प्रवृत्ति आ जाए, दोहराने की प्रवृत्ति आ जाए, ये विशेषावस्था में इसकी बहुलता होती है। और हम देखते हैं जब कभी किसी भी प्रकार के शब्द और गतियों की बात करते हैं तो जो हम करते हैं वही बालक करने की कोशिश करता है। और कभी कभी तो क्या होता है कि जब हम शब्दों और गतियों को करते हैं तो हम देखते हैं कि बालक दोहराने की कोशिश करता है उन शब्दों और गतियों को, और यदि वैसी क्रिया नहीं कर पाता है तो बालक रोता है, चिल्लाता है। अर्थात वो ये व्यक्त करता है कि जो आपने बताया अभी मैं अच्छी तरह से समझ नहीं पाया, सीख नहीं पाया। तो उसे कहते हैं अनुकरण की प्रवृत्ति या दोहराने की प्रवृत्ति। यदि आ जाए अनुकरण की प्रवृत्ति किस अवस्था से संबंधित है, तो भी आपकी किससे संबंधित हो जाएगी, शैशवावस्था से संबंधित विशेषता हो जाएगी। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं जिज्ञासा की प्रवृत्ति या जिज्ञासा का बाहुल्य। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, तो देखिए जिज्ञासा की बात करते हैं तो बालक जिज्ञासु होता है, और हम देखते हैं जिज्ञासा की प्रवृत्ति हर अवस्था से संबंधित विशेषता है। लेकिन जिज्ञासा में अंतर होता है। जब बालक छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है, तो हम देखते हैं उसकी जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, तो हम देखते हैं उसके जिज्ञासु प्रश्न अलग होते हैं। उसके जो बालक छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है, तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन करता है,
भैया ये क्या है, मम्मी ये क्या है, पिताजी ये क्या है, यानी उसके जो क्वेश्चन होते हैं किस पर आधारित होते हैं, केवल और केवल क्या पर। जिज्ञासा तो होती है लेकिन हम देखते हैं कौन से शब्द तक सीमित रहती है, क्या तक। जैसे मान लो कोई 3 वर्ष का बालक है उसका कोई बड़ा भाई है 7 वर्ष का है, 8 वर्ष का है, तो क्या पूछेगा भैया ये क्या है, वो बोल देगा पानी, बस चुप हो जाएगा, है ना। मम्मी ये क्या है, दूध है, चुप हो जाएगा। यानी जो उसकी जिज्ञासा होती है, तो जिज्ञासा के प्रश्न किस पर आधारित होते हैं, केवल और केवल क्या पर। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि बालक क्या पर आधारित क्वेश्चन करने लगता है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, है ना, तो हम देखते हैं क्या पर आधारित क्वेश्चन कैसे किस में करने लगता है, शैशवावस्था में। अभी हम बाल्यावस्था में जब पढ़ेंगे तो हम देखते हैं यही क्वेश्चन जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है तो मानसिक क्षमता में भी वृद्धि होती जाती है, तर्क चिंतन की क्षमता में वृद्धि होती जाती है, तो फिर वो क्या करने लगता है, क्या की जगह उसके क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, क्यों और कैसे पर आधारित हो जाते हैं। तो हमें दोस्तों ये देखना, जिज्ञासा की वृत्ति तो सभी अवस्थाओं से संबंधित है, लेकिन बालक किस प्रकार के क्वेश्चन करने लगता है, तो केवल क्या पर आधारित क्वेश्चन करने लगता है। उसको ये पता होता है, उसको ये पूछना भैया ये क्या है, उसने कह दिया पोस्टर है ना, तो बस उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। यानी जिज्ञासु तो होता है लेकिन क्या तक उसकी जिज्ञासा रहती है, केवल और केवल क्या तक। ठीक है, तो जिज्ञासा की वृत्ति हो जाएगी। अगला है नैतिकता का अभाव। ये भी आपका आ चुका है क्वेश्चन, नैतिकता का अभाव या कमी। तो देखिए दोस्तों, नैतिकता क्या होता है, नैतिकता की बात करते हैं तो नैतिकता मीन्स होता है अच्छे बुरे का ज्ञान। यानी शैशवावस्था में जो बालक होता है तो उन्हीं क्रियाकलापों को करता है जिनको करने से उसे आनंद की प्राप्ति होती है, और उसे ये पता नहीं होता है कि मेरे द्वारा जो किया जा रहा है या मैं जो कर रहा हूँ वो वास्तव में सही है या गलत है, या उचित है और अनुचित है। इस बात का उसे ज्ञान नहीं होता है, इन सब बातों से बालक परे होता है। यानी नैतिकता क्या है, अच्छे बुरे का ज्ञान, उचित अनुचित का ज्ञान, तो उसे उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो 0 से 3 वर्ष का बालक होता है उसे जब भी हम कुछ भी किसी भी क्रियाकलाप को करने के लिए कहते हैं तो बिल्कुल तैयार रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं रहता है कि हमें जो सिखाया जा रहा है वास्तव में अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं, बुरी बातें सिखाई जा रही हैं, बुरी आदतें सिखाई जा रही हैं। उसको तो बस करने में आनंद आना चाहिए, उसी बातों को करने लगता है। और हम देखते हैं इसीलिए उसमें नैतिकता का पूर्णतः क्या होता है, अभाव होता है, यानी अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। तो जब भी इसकी बात करेंगे, अगला है जब भी इसकी बात करते हैं नैतिकता का अभाव, अगला आ जाता है कामुकता की प्रवृत्ति। ठीक है, कामुकता की प्रवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ कामुकता की बात हो रही है दोस्तों, तो कामुकता से तात्पर्य किससे होता है, हम देखते हैं सेक्स प्रवृत्ति से होता है। काम प्रवृत्ति आ जाए, कामुकता की प्रवृत्ति आ जाए, तो जो 0 से 3 वर्ष का बालक होता है तो उसमें कामुकता की प्रवृत्ति प्रबल होती है, बस उसको व्यक्त नहीं कर पाता है। और हम देखते हैं जब वो किसी ऐसे ऑर्गन पर हाथ रखते हैं बालक के हम, या हम देखते हैं माता का स्तनपान करता है, तो हम देखते हैं उसकी ये प्रवृत्ति जागृत होती है। तो जब भी यदि आ जाए कि कामुकता की प्रवृत्ति किससे संबंधित है, तो शैशवावस्था से संबंधित है। शैशवावस्था में बालक क्या है, कामुकता की प्रवृत्ति तो प्रबल होती है लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर पाता है, बोलकर व्यक्त नहीं कर पाता है। ठीक है, तो कामुकता की प्रवृत्ति भी ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो हम देखते हैं शैशवावस्था से संबंधित। अगला है परनिर्भरता। ठीक है, तो दोस्तों परनिर्भरता आ जाए या दूसरों पर निर्भरता। तो शिशु जो होता है 0 से 3 वर्ष का बालक होता है तो अपने प्रत्येक कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है ना। यदि उसको जैसे मान लो नहाना है, कपड़े बदलना है, खेलना है, तो हम देखते हैं सभी कार्यों के लिए, खाना खाना है तो सभी के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो 0 से 3 वर्ष का शिशु होता है वो हंसने, है ना, मुस्कुराने के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। आपने देखा होगा यदि जो 0 से 3 वर्ष का बालक है उसकी तरफ हम देखकर मुस्कुराते हैं तो भी मुस्कुराने लगता है, उसकी तरफ देखकर यदि हम डांटते फटकारते हैं तो रोने लगता है। यानी वो अपनी क्रियाकलापों के लिए पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहता है, चाहे वो खाने पीने की बात हो, है ना, चाहे हम देखते हैं
हंसने रोने की बात हो, यहाँ तक कि दूसरों पर निर्भर रहता है, तो अपने प्रत्येक कार्य के लिए। इसीलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं शिशु की इस पर निर्भरता का हमें लाभ नहीं उठाना चाहिए, और हम देखते हैं उसकी पर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए उसकी पर निर्भरता का हमें अनावश्यक रूप से लाभ नहीं उठाना चाहिए। तो दोस्तों, हमने शारीरिक विकास में तीव्रता को पढ़ा, मानसिक विकास में तीव्रता को पढ़ा, सीखने में तीव्रता को पढ़ा, कल्पना की प्रवृत्ति को पढ़ा, अनुकरण की प्रवृत्ति को पढ़ा, जिज्ञासा की प्रवृत्ति को पढ़ा, नैतिकता का अभाव पढ़ा, कामुकता की प्रवृत्ति पढ़ी और पर निर्भरता को पढ़ा। और हम देखते हैं अगली विशेषता के रूप में, जैसे मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। अब देखिए, इसमें एक शब्द आया है मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियां, हाँ, जैसे आपका पिछली बार देखो कि यूपी टेट में क्वेश्चन आ चुका है, उसमें क्या क्वेश्चन आया है, मूल प्रवृत्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, या उसी को क्या बोल सकते हैं, नैसर्गिक होती हैं, वातावरण पर आधारित होती हैं, या मूल प्रवृत्तियां, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मूल प्रवृत्तियां क्या हैं। तो हम देखते हैं कि मूल प्रवृत्तियां क्या हैं। तो हम देखते हैं मनोविज्ञान कहता है कि प्रत्येक प्राणी में किसी भी प्राणी की बात करते हैं, संसार के सभी प्राणियों में कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो जन्मजात होती हैं, नैसर्गिक होती हैं, और जिन्हें सीखने के लिए उनको बाह्य वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात मूल प्रवृत्तियां क्या हैं, जन्मजात होती हैं, नैसर्गिक होती हैं और संसार के प्रत्येक प्राणी में पाई जाती हैं। इन्हें सीखने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। यानी मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, जन्मजात। क्वेश्चन आ जाता है, मूल प्रवृत्तियां हैं प्राणी का सीखा हुआ व्यवहार, बिना सीखा हुआ व्यवहार, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जब भी यदि मूल प्रवृत्तियों की बात आती है तो बिना सीखा हुआ व्यवहार, जो भी नैसर्गिक होती हैं क्या होते हैं, बिना सीखे हुए व्यवहार होते हैं। तो मूल प्रवृत्तियां, अब ये तो हमें पता पड़ गया कि मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, बिना सीखा हुआ व्यवहार। अब बिना सीखे हुए व्यवहार की बात करते हैं तो प्रत्येक प्राणी की बात करते हैं कि कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिन्हें सीखने के लिए उनको बाह्य वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है, और हम देखते हैं वो क्या होती हैं, जन्मजात प्रतिभा होती हैं। जैसे हम देखते हैं भूख लगने पर बालक रोता है ना, या किसी भी वस्तु को मुँह में ले लेता है। जो चीज़ जब उसे भूख लगती है तो किसी भी वस्तु को मुँह में अपनी रख लेता है। ये सब क्या है, मूल प्रवृत्ति। हम देखते हैं क्रोध आने पर चिल्लाता है, रोता है ना। तो हम देखते हैं सब क्या है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। तो जितने भी मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होते हैं, यानी शिशु में मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होते हैं, ये मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करने लगता है। भूख लगने पर किसी भी वस्तु को मुँह में रख लेना, है ना, गुस्सा आने पर चिल्लाना, चीखना, ये सब क्या होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। तो मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, जन्मजात होती हैं, वो संसार के सभी प्राणियों में पाई जाती हैं, और कैसी होती हैं, प्रत्येक प्राणी में पाया जाने वाला बिना सीखा हुआ व्यवहार होती है ना। जैसे अभी हम पढ़ेंगे मूल प्रवृत्तियों के बारे में डिटेल से, एक चैप्टर है आपका संवेग और मूल प्रवृत्तियों के बारे में, तो हम देखते हैं उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे मूल प्रवृत्तियों को। हमें तो केवल इतना देखना है कि मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, जन्मजात होती हैं और प्रत्येक प्राणी में पाई जाती हैं, और बिना सीखा हुआ व्यवहार होती हैं। ठीक है, अगला, तो इस प्रकार से हम देखते हैं काम प्रवृत्ति को भी पढ़ लिया, इसमें पढ़ लिया, दूसरे को निर्भरता को पढ़ लिया। एक आ जाता है आत्म प्रेम की भावना। आत्म प्रेम की भावना, तो हम देखते हैं आत्म प्रेम की भावना, ये जिसे स्वार्थी प्रवृत्ति भी बोल सकते हैं। तो बालक में आत्म प्रेम की भावना क्या होती है, प्रबल होती है ना। बालक में स्वार्थी प्रवृत्ति पाई जाती है, या आत्म प्रेम की भावना प्रबल होती है। और आपने देखा होगा कि जो बालक होता है, तो कोई भी बालक होता है, तो हम देखते हैं कि यदि उसके माता पिता किसी अन्य बालक को लिए होते हैं, गोद में लिए होते हैं, तो हम देखते हैं कि बालक रोने लगता है। और हम देखते हैं क्यों रोता है, क्योंकि बालक जो होता है स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है, और उसे लगता है कि मेरे द्वारा या मेरे माता पिता के द्वारा, गार्जियंस के द्वारा, भाई बहन के द्वारा दिया गया प्यार केवल मुझ तक ही सीमित रहे, किसी अन्य व्यक्ति के प्रति या बालक के प्रति ना हो। इसीलिए आपने देखा होगा जब हमारे माता पिता, परिवारजन किसी अन्य बच्चे को गोद में लेते हैं, तो हमारा जो बच्चा होता है, हम देखते हैं माता पिता
से लड़ने लगता है, चिल्लाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें आत्म प्रेम की भावना निहित होती है और वो नहीं चाहता कि जो माता पिता मुझे प्रेम दे रहे हैं वो किसी अन्य बालक को दिया जाए। तो इसे कहते हैं आत्म प्रेम की भावना, इसी को कहते हैं स्वार्थी प्रवृत्ति। तो ये भी हम देखते हैं दोस्तों, इसमें कूट कूट कर भरी होती है। तो आत्म प्रेम की भावना। अगली विशेषता के रूप में जैसे हम पढ़ते हैं, तो अगली विशेषता की बात करते हैं तो कहा जाता है संवेगों का प्रदर्शन। संवेगों का प्रदर्शन। अब देखिए आपका क्वेश्चन यहां से बनता है संवेगों के प्रदर्शन से। अब संवेग की बात करते हैं तो मुख्य रूप से यदि हम देखते हैं संवेगों की संख्या कितनी होती है, तो बाल मनोवैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से मूल रूप से संवेग कितने माने? 4। अब वैसे तो हम देखते हैं मैकडूगल को पढ़ेंगे, मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं, लेकिन मुख्य रूप से यदि संवेगों की बात करते हैं तो कितने होते हैं? 4। भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। तो हम देखते हैं बालक, हम देखते हैं शैशवावस्था में संवेगों का प्रदर्शन करने लगता है ना। लेकिन यदि आ जाए कि जन्मजात संवेग कौन सा है, कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, क्वेश्चन आ जाता है जन्मजात संवेग। तो हमें ये देखना है दोस्तों कि शिशु में जन्मजात संवेग नहीं होता, यानी शिशु में जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता है ना। और हम देखते हैं जब भी संवेगों की बात होगी तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि शिशु में जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है और उत्तेजना को संवेग नहीं माना गया है। तो जब भी यदि आ जाए कि शिशु में जन्मजात संवेग है, तो हम देखते हैं शिशु में जन्मजात कोई संवेग नहीं होता है, लेकिन लगभग जब 2 वर्ष का हो जाता है तो हम देखते हैं कि बालक में मुख्य रूप से जो 4 संवेग होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, ये आ जाते हैं। अब इसको और अच्छी तरह से यदि सिद्ध करें, दोस्तों आपको लग रहा होगा कि अभी इस पॉइंट से हम सहमत नहीं हैं, तो हम इसको और अच्छी तरह से देख सकते हैं। जैसे संवेगों की बात होती है तो हमने क्या कहा कि जब तक बालक लगभग 2 वर्ष का होता है तो उसमें सभी संवेग आते हैं, और शिशु में हम देखते हैं जन्मजात कोई संवेग नहीं होता है। ठीक है। अब इसके लिए हम देख सकते हैं, आपने देखा होगा कि यदि बालक जब बालक हम देखते हैं 1.5 वर्ष का बालक है कोई, या हम देखते हैं 1 वर्ष का बालक है, और यदि हम देखते हैं उसके सामने हम देखते हैं आग जल रही है, और आग के सामने यदि वो हाथ को करता है, हथेली को अपनी ले जाता है, तो बालक के हाथ को हम कितना भी रोकने की कोशिश करें, लेकिन वो हम देखते हैं आग की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। बालक के सामने कोई कुत्ता है तो हम देखते हैं कुत्ते के मुंह में उंगली डाल रहा है, और हम लाख मना कर रहे हैं, फिर भी वो कुत्ते के मुंह में उंगली ले जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे पता नहीं होता है, इसके अंदर संवेग नहीं होते हैं। जब वही कुत्ता हम देखते हैं उंगली को काटता है तो फिर बालक दूर भागने लगता है। ये वही कुत्ता है जिसने कभी हमें काटा था, और भविष्य में वो डरने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डर का संवेग नहीं होता है ना, भय का संवेग नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जन्मजात शिशु में जन्मजात कोई भी संवेग नहीं होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, लगभग 2 वर्ष की आयु आने पर उसमें संवेगों का विकास हो जाता है। तो यदि आएगी कि मूल रूप से संवेगों की संख्या कितनी है, तो 4। लेकिन मैकडूगल की बात करते हैं तो उन्होंने विस्तार से बताए हैं 14 संवेगों के बारे में, और उतनी ही हम देखते हैं मूल प्रत्यय होती हैं, उतनी ही संवेग। जब संवेग की बात करते हैं तो शिशु में जन्मजात कोई संवेग नहीं होता है। कभी कभी आ जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन, उत्तेजना, इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, भय, ठीक है दोस्तों। जिसे इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग नहीं है? ऑप्शन ए उत्तेजना, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन सी प्रेम, ऑप्शन डी कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संवेग नहीं है ना। तो कभी कभी हम ये सोच लेते हैं अरे उत्तेजना भी संवेग है, भय भी संवेग है, प्रेम भी संवेग है, तो ना निगेटिविटी पूछी गई है तो इसमें भी कोई नहीं आ जाएगा, लेकिन गलत है। इसमें क्या हो जाएगा? उत्तेजना, है ना। तो उत्तेजना संवेग नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आपकी हमने विशेषताएं पढ़ी शैशवावस्था से संबंधित। इसको हम नोट्स के रूप में तैयार कर सकते हैं, और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इस पर और थोड़ी चर्चा कर लें।
तो हमने शेषावस्था को पढ़ लिया, इसकी विशेषताओं को पढ़ लिया। अब थोड़ी एक दो क्वेश्चन देख रहे हैं किस प्रकार से आए हुए हैं विगत एग्जामों में, तो हम देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी शेषावस्था से संबंधित विशेषता नहीं है। क्वेश्चन क्या बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सी शेषावस्था से संबंधित विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए नैतिकता का होना, बी कामुकता की प्रवृत्ति, सी दूसरों पर आश्रित होना, डी कोई नहीं। विश्वास यदि आपने सही से पढ़ा होगा, रटा नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन आपको तुरंत आपका माइंड सेट हो जाएगा कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। बतलाइए अपने मन में, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सी शेषावस्था से संबंधित विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ए, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी शेषावस्था से संबंधित विशेषता नहीं है। तो हम देखते हैं शेषावस्था से संबंधित विशेषता नहीं है तो नैतिकता का होना, जबकि हमने क्या पढ़ा है, नैतिकता का अभाव। इसमें क्या लिखा है, नैतिकता का होना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, है ना। और किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि यहाँ आपको जो बताया जाएगा वो सही होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, हमने शेषावस्था की विशेषता पढ़ ली और शेषावस्था को हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जब भी शेषावस्था की बात होगी तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनेंगे और इसी से संबंधित हम देखते हैं जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। शेषावस्था में सामाजिक विकास। ठीक है, शेषावस्था में सामाजिक विकास। तो शिशु के सामाजिक विकास के बारे में पूछ लेते हैं। यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं कि शेषावस्था में सामाजिक विकास या शिशु के सामाजिक विकास की बात करते हैं। तो दोस्तों जब भी सामाजिक विकास की बात करते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नवजात शिशु में, तो जैसे ही बच्चे के जन्म लेने के समय या जन्म के समय शिशु क्या होता है, सामाजिकता से रहित होता है ना। यानी शिशु में हम देखते हैं कि जन्म के समय सामाजिकता से रहित होता है, यानी उसमें जन्म के समय सामाजिकता नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो जब भी यदि आता है, अब शेषावस्था की बात करते हैं तो 0 से 5-6 वर्ष का अध्ययन कर लें थोड़ा, है ना। जैसे जब भी यदि पूछ लिया जाए कि जन्म के समय शिशु में सामाजिकता का विकास होने लगता है, जन्म से, है ना, 2 माह से, 3 माह से, 5 माह से, तो हम देखते हैं जन्म के समय शिशु में सामाजिकता से शून्य होता है। अब यहाँ 2 माह की बात करते हैं, तो जब भी 2 माह की बात करते हैं तो हम देखते हैं शिशु जो होता है दूसरों को देखकर मुस्कुराता है।
मुस्कुराता है या मुस्कुराने लगता है। ठीक है, तो जब शिशु 2 माह का हो जाता है बालक, तो दूसरों को देखकर मुस्कुराता है या मुस्कुराने लगता है, यानी उसमें सामाजिकरण क्या हो जाता है, शुरू। सामाजिकरण उसमें या सामाजिकता क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यदि क्वेश्चन आता है कि बालक में सामाजिकता का विकास होने लगता है जन्म से, लगभग 2 माह से, लगभग 4 माह से, लगभग 2 वर्ष से, तो हम देखते हैं लगभग 2 माह से, यानी जब बालक 2 माह का हो जाता है तो दूसरों को देखकर मुस्कुराने लगता है। ठीक है, अब जैसे कुछ पॉइंट पूछ लेते हैं। 3 माह, तो कभी कभी पूछ लेते हैं कितने माह में या कितने वर्षों में शिशु या बालक माँ को पहचानने लगता है। तो जब बालक लगभग 3 माह का हो जाता है तो हम देखते हैं माँ को पहचानने लगता है। ठीक है, तो 3 माह का जो शिशु होता है वो हम देखते हैं माँ को पहचानने लगता है। 4 माह की बात होती है तो हम देखते हैं 4 माह का जो शिशु होता है तो अभिभावकों को देखकर हंसने लगता है। ठीक है, अब अभिभावकों से तात्पर्य क्या है, जो उसके घर के हम देखते हैं बड़े सदस्य होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं, उन सभी को देखकर, यानी अपने पूरे घर के परिवार को पहचानने लगता है, घर परिवार को पहचानने लगता है ना। अगला पॉइंट देखें तो 5 माह। अब देखिए दोस्तों, जब शिशु 5 माह का हो जाता है, बालक 5 माह का हो जाता है तो अपरिचितों से डरने लगता है। ठीक है, अपरिचितों से डरने लगता है। ठीक है, 5 माह का जो शिशु होता है, बालक होता है, तो अपरिचितों से डरने लगता है, यानी जैसे घर के सदस्यों को जानने लगता है। 5 माह का जो शिशु होता है तो आराम से उसकी गोद में चला जाता है, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति लेने लगता है तो हम देखते हैं उससे डरता है, यानी जाने से कतराता है। तो जब भी दिया जाए अपरिचितों से डरने लगता है तो लगभग कितने माह में, 5 माह में। अब 1 वर्ष की बात करते हैं। ठीक है, जब भी 1 वर्ष की बात होगी तो हम देखते हैं 1 वर्ष का जब शिशु हो जाता है तो परिवार के साथ घुल मिल जाता है। ठीक है, परिवार के साथ घुल मिल जाता है। ठीक है, 2 वर्ष की बात करते हैं तो 2 वर्ष में हम देखते हैं जब बालक 2 वर्ष का हो जाता है तो पारिवारिक कार्यों में रुचि लेने लगता है। अब पारिवारिक कार्य जैसे माता बहनें, भाई कह देते हैं, बड़े भाई कह देते हैं कि इसको लेते आओ, लोटा को लेते आओ, गिलास को लेते आओ, ये काम कर दो, तो छोट-मोट कार्य करने लगता है। कब, जब बालक 2 माह का हो जाता है, 2 वर्ष का हो जाता है। ठीक है, 3 वर्ष की बात करते हैं। 3 वर्ष की बात करते हैं, जब बालक 3 वर्ष का हो जाता है तो हम देखते हैं पूरा पड़ोस की बात करते हैं या पड़ोसियों के साथ खेलने लगता है, घुल मिल जाता है ना। इसमें लिख सकते हैं पड़ोसी बच्चों के साथ
खेलने लगता है। ठीक है, पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लगता है। अब जब भी 5 वर्ष की बात होगी, यहां से क्वेश्चन भी आता है, तो हम देखते हैं औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से इन पॉइंटों से कुछ क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं दोस्तों। तो ये था, हमने पढ़ा था शैशवावस्था में सामाजिक विकास। जैसे बच्चों में सामाजिकरण कब से शुरू हो जाता है, तो जन्म से कोई सामाजिकरण नहीं होता है। हम देखते हैं 2 माह की आयु से, और 2 माह में जब 2 माह का बालक हो जाता है तो दूसरों को देखकर मुस्कुराता है। 3 माह में माँ को पहचानने लगता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि बालक माँ को पहचानने लगता है, तो लगभग 3 माह में। 4 माह अभिभावकों को देखकर हंसने लगता है। 5 माह अपरिचितों से डरने लगता है। 1 वर्ष परिवार के साथ घुल मिल जाता है। 2 वर्ष पारिवारिक कार्यों में रुचि लेने लगता है। 3 वर्ष पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लगता है। 5 वर्ष औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए, अब यहाँ एक शब्द आया औपचारिक शिक्षा। तो एक होती है औपचारिक शिक्षा और एक होती है अनौपचारिक शिक्षा। तो कभी कभी आ जाता है औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है। जैसे कि इंग्लिश में भी बोल देते हैं फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल यानी ऐसी शिक्षा जहाँ नियमों और सिद्धांतों के साथ शिक्षा दी जाती है, वो कहलाती है औपचारिक शिक्षा। और ऐसी शिक्षा जिसमें नियमों और सिद्धांतों को ध्यान में रखकर शिक्षा नहीं दी जाती है, जबकि व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर फोकस किया जाता है, वो कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा। तो जब भी घर परिवार पूरा पड़ोस की बात करते हैं, तो कौन सी शिक्षा का साधन होते हैं, अनौपचारिक शिक्षा का। और दोस्तों, जब किसी भी संस्था की बात होती है, चाहे विद्यालय की बात करें, महाविद्यालय की बात करें, विश्वविद्यालय की बात करें, कोई भी संस्था होती हैं, वो सब क्या होती हैं, औपचारिक शिक्षा का केंद्र होती हैं, है ना। कहीं कहते फॉर्मेलिटी हो रही है, बच्चा विद्यालय जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, महाविद्यालय जा रहा है, तो जितने भी संस्थान होते हैं सब औपचारिक शिक्षा के केंद्र माने जाते हैं। जबकि घर की बात करते हैं, पूरा पड़ोस की बात करते हैं, तो अनौपचारिक शिक्षा के केंद्र माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की क्लास। हमने शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में विस्तार से पढ़ा और इसके साथ साथ शैशवावस्था में सामाजिक विकास को पढ़ा। तो जो भी नए जुड़े हैं, तो यही कहना चाहूँगा कि प्रत्येक क्लास को ध्यान से देखें, और हम देखते हैं चैनल के माध्यम से जुड़े रहें, तो आपको अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस
कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर। ठीक है, आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 998116 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना, और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर MPTET के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और MPTET के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, PEB जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे PEB सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।